साथियों नमस्कार। मेरे YouTube चैनल ज़रूरी सवाल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं एक और ज़रूरी मुद्दे पर आपसे बात करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। मुद्दा यह है कि आम तौर से यह देखा जा रहा है कि देश भर में जहाँ भी आंदोलन हो रहे हैं और जहाँ भी जन आंदोलन हो रहे हैं या बड़े आंदोलन हो रहे हैं, उनकी सफलता का रेट बहुत कम है। ऐसा क्यों हो रहा है? अनेक जानकारों ने इसका विश्लेषण किया है और जब मैंने उस विश्लेषण को पढ़ा सुना तो मेरी समझ में भी एक दो बातें आई हैं और उन्हीं बातों को मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। दरअसल बात यह है कि वर्तमान सरकार के पास एक टूल किट है और जिस टूल किट का इस्तेमाल वह हर जगह कर रही है और इस टूल किट का इस्तेमाल सही ढंग से हो सके, इसके लिए उसने पिछले कई सालों से एक वातावरण बनाया है, एक माहौल बनाया है ताकि उसमें यह टूल किट ठीक से फिट हो जाए। ये टूल किट ठीक से काम करे, इसके लिए उसने मीडिया से लेकर के लोगों के दिमाग तक को मैनेज कर लिया है। अब यह मैनेजमेंट अलग अलग जगहों पर पहुंच चुका है। यह मैनेजमेंट मीडिया में तो पहुंचा ही है, यह घरों के अंदर पहुंच गया है, शैक्षणिक संस्थानों में पहुंच चुका है और यहाँ तक कि जहाँ भी आप सफ़र करें, बस में करें, रेल में करें, कहीं पर आप खाना खाने जाएं, कहीं आप चाय पीने के लिए बैठे, तो यह टूल किट अपना काम करती रहती है। तो इतनी एक ज़बरदस्त टूल किट वर्तमान सरकार ने तैयार की है जिसमें कि ज़्यादातर जो आंदोलन है वह अपना असर नहीं छोड़ पा रहे हैं। आज मैं सरकार की उस टूल किट के बारे में बात करना चाहूँगा जिस टूल किट की पहचान कुछ राजनीतिक विशेषज्ञों ने और राजनीतिक शास्त्रियों ने की है। इस टूल किट को समझने के लिए मैं जो संदर्भ बना रहा हूँ वह संदर्भ है उत्तराखंड में हाल में ही बेरोजगारों के एक आंदोलन का। उस आंदोलन में शामिल नौजवानों को जिन जिन विशेषणों से नवाजा गया है, वो विशेषण दरअसल उसी टूल किट के साधन है। उन्हीं साधनों के जरिए पिछले कई सालों से सरकार अपना काम कर रही है और उन्हीं साधनों के जरिए वह एक ऐसा माहौल बना रही है जिसमें कि बड़े से बड़ा जन आंदोलन फेल हो जा रहा है। दरअसल बात यह है कि हाल में जब एक पेपर लीक का मामला सामने आया तो वहाँ के नौजवान, वहाँ के बेरोजगार और अभ्यर्थी थे, वह बहुत नाराज़ हो गए। उन्होंने तय किया कि उस पेपर को कैंसिल करवाया जाए। इसके लिए कुछ लोगों ने बेरोजगारों को संगठित पहले से किया हुआ था और कुछ इसके साथ मिलते चले गए। तो देहरादून और उत्तराखंड की अलग अलग जगहों पर हमें एक विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। यह विरोध प्रदर्शन कई दिनों तक चला, लेकिन इस विरोध प्रदर्शन को तोड़ने की और इसे बदनाम करने की बहुत सारी कोशिशें की गई हैं। दरअसल सरकार यह मान कर चल रही थी कि उत्तराखंड के उन बेरोजगारों पर भी उसकी बनाई हुई वो जो टूल किट है जिससे वह पिछले कई सालों से अलग अलग लोगों पर, ख़ास तौर पर विद्यार्थियों पर, पढ़े लिखे जनमानस पर उपयोग कर रहा था, वह टूल किट यहाँ भी काम आ जाएगी। लेकिन मैं नहीं जानता कि क्या वजह रही होगी कि वह टूल किट इस बेरोजगार संघ के द्वारा दिए गए जो धरना है उसमें काम नहीं आ पाई और ये लोग सफल हुए। कम से कम अभी तक तो यही दिखाई दे रहा है कि उनकी जो एक प्रमुख मांग थी कि जो पेपर लीक है उसकी सीबीआई जांच हो, उस पर सरकार राजी हो गई है। तो यह एक बड़ी सफलता थी। लेकिन मैं उस टूल किट पर बात करने जा रहा हूँ जिस टूल किट के साधनों को इन नौजवानों पर भी आजमाया गया, इनके विरोध प्रदर्शन पर भी आजमाया गया। तो चलिए समझते हैं कि वह टूल किट है क्या। दरअसल इस मामले में अब तक कम से कम 5 लोगों का नाम सामने आया है और उसमें से एक नाम किसी मुस्लिम का है। तो सरकार को बहाना मिल गया और उसे लगा कि अब उसके द्वारा पहले से ही तैयार टूल किट कामयाब हो जाएगी। तो उसने इन नौजवानों के विरोध प्रदर्शन को, इनकी तकलीफ़ को, इनकी चिंता को एक जिहाद का नाम देना शुरू कर दिया। जब आप जिहाद का नाम देते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप यह कहना चाहते हैं कि इसमें मुसलमानों का हाथ है, ऐसे मुसलमानों का हाथ है जो देश को पसंद नहीं करते, देश के खिलाफ काम करते हैं। इसी समझ के साथ श्री धामी ने, जो कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इस विरोध प्रदर्शन को और इसमें जो लोग शामिल हैं उन्हें जिहादी कहना शुरू किया। कोचिंग माफिया और नकल माफिया एक होकर राज्य में नकल जहाज छेड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जांच से पहले ही प्रदेश में अराजकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं आप सभी, उन सभी नकल माफियाओं को, उन जिहादियों को बता देना चाहता हूं कि हमारी सरकार राज्य में नकल माफियाओं को जब तक मिट्टी में नहीं मिला देगी तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। हालांकि अपने आप में जिहाद कोई बुरा शब्द नहीं है,
लेकिन जब इसे एक खास राजनीतिक रंग में रंग कर सामने पेश किया जाता है और जिसे हम सांप्रदायिक रंग कहते हैं और सांप्रदायिकता की राजनीति के तहत दिया गया रंग कहते हैं, तो तब यह एक बुरा शब्द बन जाता है। इसे गाली की तरह और राष्ट्र विरोध की तरह से देखा जाने लगता है। तो इसी वजह से मुख्यमंत्री ने ये कहा कि इस पेपर लीक के पीछे दरअसल जिहादी शामिल हैं और इस धरने के पीछे भी लोग जो हैं वो जिहादी मानसिकता के शामिल हैं। तो बहुत कोशिश की गई और उसके बाद बीजेपी के समर्थक इस बात को फैलाने में भी लग गए कि इसमें शामिल लोग दरअसल जिहादी मानसिकता के हैं। एक बीजेपी के नेता ने तो यहाँ तक कहना शुरू कर दिया कि दरअसल इसमें बैठे हुए जो लोग हैं वो फ़िलिस्तीन के समर्थक हैं, जैसे कि फ़िलिस्तीन का समर्थक होना और फ़िलिस्तीन के पक्ष में अपनी राय रखना कोई बुरी बात है, कोई राष्ट्र विरोधी बात है। हालांकि अगर आप इजराइल के पक्ष में अपनी राय रख सकते हो तो फिर कोई फ़िलिस्तीन के पक्ष में भी अपनी राय रख सकता है। दोनों के कारण सही हो सकते हैं, दोनों के कारण गलत हो सकते हैं, लेकिन राय रखना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन जाने कहाँ से उस बीजेपी के नेता को ये लगने लगा कि यहाँ पर फ़िलिस्तीन समर्थक बैठे हुए हैं। उसने ऐसा क्यों कहा होगा? दरअसल उसने ऐसा इसलिए कहा होगा क्योंकि उसे यह समझ थी कि उसके पास एक टूल किट है जो उसे एक सरकार ने दी हुई है, एक संगठन ने दी हुई है, और उस टूल किट का इस्तेमाल उसे इस धरने को बदनाम करने के लिए जो है करना है। तो इसलिए उसने कहा कि ये फ़िलिस्तीन समर्थक हैं। उसने ऐसा नहीं कहा कि ये लोग अमेरिकी समर्थक हैं या ये लोग कनाडा के समर्थक हैं या ये लोग इंग्लैंड के समर्थक हैं। उसने कहा कि ये लोग फ़िलिस्तीन के समर्थक हैं, क्योंकि जो नैरेटिव जिहादी कहने से फैलता है वही नैरेटिव दरअसल फ़िलिस्तीन समर्थक कहने से फैलता है। तो सरकार के पास में एक नैरेटिव है और एक टूल किट है जिसका इस्तेमाल वह बार बार ऐसे आंदोलनों को बदनाम करने के लिए कर रही है, जैसा कि हम लद्दाख के मामले में और सोनम वांगचुक के मामले में भी देख रहे हैं। तो ये तो थी उस टूल किट के एक साधन की बात। वह था कि लोगों को जिहादी कहो, लोगों को मुसलमान बताओ, लोगों को मुसलमान के नाम पर पाकिस्तान समर्थक बताओ, फ़िलिस्तीन समर्थक बताओ। इस बात को इस तरह से प्रचारित करो कि जैसे मुस्लिम होना या मुस्लिमों के पक्ष में बात करना कोई राष्ट्र विरोधी बात है या राज्य विरोधी बात है। तो इसलिए उस टूल किट का इस्तेमाल मुख्यमंत्री से लेकर बीजेपी के कई समर्थकों और नेताओं ने करना शुरू किया। अब आते हैं हम उस टूल किट की दूसरी बात पर। हम देख रहे हैं कि देश भर में इस समय वोट चोरी का मामला जोर शोर से चल रहा है। उत्तराखंड में भी जब पिछली बार चुनाव हुए थे तो यह बात सामने आई थी कि उत्तराखंड के तराई इलाकों में जो वोटिंग परसेंटेज है, वोट देने वालों का जो परसेंटेज है, वह अचानक बहुत बढ़ गया है और इसकी जांच की मांग भी उठाई गई, लेकिन इस पर कोई जांच नहीं हुई। आखिर अचानक से उत्तराखंड के तराई के इलाकों में वोट देने वाले लोगों की संख्या कैसे बढ़ गई, इसकी जांच होनी चाहिए थी, लेकिन यह जांच नहीं हुई। तो क्या सरकार को और उत्तराखंड की सरकार को यह विश्वास है कि वोट जोड़ने और वोट काटने की वजह से वह कभी हार नहीं सकेगी? और यही विश्वास उसे तमाम तरह के जो आंदोलन है, लोगों की बात है, उसकी अनसुनी करने की ताकत देता है। साथियों, हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर उस टूल किट के दो मजबूत साधन क्या है। एक साधन तो यह है कि लोगों को, नागरिकों को, विरोध प्रदर्शन करने वालों को, अपने कंसर्न दिखाने वालों को, अपनी चिंता जाहिर करने वालों को जो है वह मुसलमान समर्थक बताया जाए। और उस टूल किट का दूसरा जो तरीका है यह है कि हम वोट्स को मैनेज कर लेंगे। तो जब हम वोट को मैनेज कर लेंगे तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि हमें चुनाव हारने की कोई चिंता नहीं है। दरअसल हमें लोगों के जो वोट है उसका समर्थन मिल पाए, उसका हासिल हो पाए समर्थन, इसकी चिंता नहीं है। अगर हमने बूथ को मैनेज कर लिया, हमने वोट को मैनेज कर लिया, तो अब हम सत्ता से कहीं जाने वाले नहीं हैं। इसलिए जो जनतांत्रिक आवाज़ें हैं, लोग जो अपनी मांगें उठा रहे हैं, जो चिंताएं जाहिर कर रही हैं, उससे सरकार को डर नहीं लगता और वह इस बात के लिए बिल्कुल भी चिंतित नहीं हो रही है कि उसे कोई सत्ता से बेदखल कर सकता है, उसे सत्ता से हटा सकता है। तो साथियों, हमने देखा कि ये जो टूल किट है इसके दो साधन, एक तो ये
कि हम उसे ये बताएं कि वह मुसलमान हैं, मुसलमान समर्थक हैं, और दूसरा हमने वोट को मैनेज कर लिया है। टूल किट की ये दो बातें हैं जो सरकार को यह विश्वास देती है कि चाहे लोग कितना ही विरोध कर लें, वह हारने वाली नहीं है, क्योंकि जनतंत्र का, लोकतंत्र का उसकी सत्ता पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। तो साथियों, हम जानते हैं कि जब उत्तराखंड का गठन हुआ तो यह उम्मीद की गई थी कि उत्तराखंड में अब एक नए किस्म की राजनीति चलेगी और उस राजनीति का आधार एक नई समझ होगी। वह समझ होगी पहाड़ की ज़रूरतों को समझना, पहाड़ के नेचर को समझना, वहाँ के लोगों के नेचर को समझना, वहाँ के लोगों की तकलीफ़ों को समझना। लेकिन हम देख रहे हैं कि उत्तराखंड भी उसी राजनीति का हिस्सा है जिस राजनीति का हिस्सा इस समय पूरा देश बन रहा है, और उस राजनीति का नाम है सांप्रदायिकता की राजनीति, जो बांटने पर टिकी हुई है। देख रहे हैं कि वह जो बांटने की राजनीति है वह उत्तराखंड की राजनीति का भी एक हिस्सा है और उसकी टूल किट का एक साधन है। तो वहाँ हमें कोई अलग तरह की राजनीति नहीं दिखाई दे रही है। ऐसी राजनीति जो पहाड़ से निकलती हो, पहाड़ के लोगों से निकलती हो, उसकी ज़रूरत से निकलती हो, वहाँ के बच्चों की, बूढ़ों की, औरतों की, दलितों की और आदिवासियों की जो ज़रूरतें हैं वहाँ से निकलती हो, जो वहाँ की नदियों से, पहाड़ों से, फूलों से, घाटियों से और धाराओं से और जो गधेरे हैं वहाँ से निकलती हो। ऐसी राजनीति वहाँ नहीं हो रही है। वहाँ वही राजनीति हो रही है जो इस समय केंद्र में हो रही है, और उस राजनीति का नाम है सांप्रदायिकता की राजनीति, जहर बांटने की राजनीति। तो इसलिए जो भी आदमी आरएसएस का काटा हुआ होगा वह हर जगह इस टूल किट का उपयोग करेगा, और वही बात इस समय वर्तमान सत्ता पर भी लागू होती है जो उत्तराखंड की शासन पर काबिज है। तो साथियों, हमने यह समझने की कोशिश की कि आखिर देश भर में जो लोगों के आंदोलन है उनकी बातों को क्यों नहीं सुना जा रहा है, और ख़ास तौर पर यह चलन जो है हमें नॉर्थ में ज़्यादा देखने को मिल रहा है। मेरे उत्तराखंड पहाड़ी राज्य में यह बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है कि लोगों की आवाज़ को लगातार अनसुना किया जा रहा है। तो उसकी जो एक बड़ी वजह है जो समझ में आती है और जो राजनीतिक विशेषज्ञों को पढ़कर सुनकर समझ में आती है, वह यह है कि सरकार के हाथ में एक ऐसी जादू की पुड़िया लग गई है, ऐसी टूल किट उसने तैयार कर ली है, और उस टूल किट के दो साधन कम से कम जो है मेरी समझ में आए हैं। एक साधन तो यह है कि लोगों को सांप्रदायिक आधार पर, धर्म के आधार पर बांटना और आमने सामने खड़ा कर देना उन्हें, चाहे उनके मुद्दे और उनकी तकलीफ़ें एक ही हो। जैसे बेरोजगारी, चाहे वो हिंदू की हो, मुसलमानों की हो, सिख की हो, ईसाइयों की हो, आदिवासियों की हो, दलितों की हो, महिलाओं की हो, वो बेरोजगारी सबको बराबर तरीके से परेशान कर रही है। लेकिन सरकार जो है उसे भी हिंदू और मुसलमान के बीच में बांटने की कोशिश कर रही है। लेकिन यह बड़ी अच्छी बात है कि कम से कम इस आंदोलन में उसकी यह चाल सफल नहीं हो पाई है, अभी तक तो ऐसा लग रहा है। और दूसरा जो मामला है इस टूल किट का, वह यह है कि हमने अगर वोट को मैनेज कर लिया है, जैसा कि उत्तराखंड के मामले में भी इस बात का शक किया जा सकता है, क्योंकि अचानक से तराई के इलाकों में जो वोट देने वालों की संख्या है वह बेतहाशा बढ़ी। वो कहाँ से आए, वो कौन थे, क्या वो भी उसी मॉडल पर चल रहा था जो कर्नाटक में दिखाया गया और जो इस समय बिहार में दिखाया जा रहा है। तो साथियों, मुझे लगता है कि हमें इन तमाम बातों पर सजग होने की ज़रूरत है और उन लोगों को पढ़ने समझने की ज़रूरत है जो हमारी समझदारी में इजाफ़ा करते हैं, उसमें बढ़ोतरी करते हैं, ना कि उन लोगों के करीब बैठने की ज़रूरत है जो हमारी समझदारी को कुंद करते हैं और हमारे हाथ में टूल किट के ऐसे साधन देने की कोशिश करते हैं जिससे कि हम अपनी ही ज़िंदगी के ख़िलाफ़ हो जाएं और अपनी ही ज़रूरतों को ठीक से न समझ सकें। तो साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे आग्रह है, गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।